Hello students, welcome to the next session in the Crash Course series. In today's session, we'll be discussing some of the very important cases on Indian Evidence Act जो हमारे लिए exam point of view से important है. So we'll try to cover all these Supreme Court judgments and I'll try to explain the important concepts and the questions which might occur from these judgments. Now one important factor is that these judgments are 2021 and 2022 judgments which are very current. क्योंकि आपने यदि पेपर देखा है तो करंट केसेस बहुत ज़्यादा पूछते हैं हमसे, तो आज हम ट्राई करेंगे इन जजमेंट्स को इजीली समझने के लिए और डिकोड करने के लिए. द फर्स्ट केस फॉर टुडे सेशन इज उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड. नाउ सी, बिफोर मूविंग इनटू दिस पर्टिकुलर केस लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज सेक्शन 9, क्योंकि ये जो केस है इसमें सुप्रीम कोर्ट ने टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की बात करी अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट. अभी सेक्शन 9 होता क्या है? सेक्शन 9 बोलता है, पहली बात, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर सेक्शन 5 से लेके 55 जो है वो रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करते हैं. ये जितने भी सेक्शंस है सब रेलेवेंट फैक्ट्स की बात करते हैं. हमें वहां पे बात की गई है सेक्शन 9 की. सेक्शन 9 बात करता है एक्सकल्पेटरी एंड इनकल्पेटरी फैक्ट्स की. सेक्शन 9 के अंदर, इफ यू हैव रेड सेक्शन 9, सेक्शन 9 के अंदर दो बातें लिखी हुई हैं. एक है हमारा एक्सकल्पेटरी फैक्ट, ऑलराइट, दूसरा है हमारा इनकल्पेटरी फैक्ट. अभी एक्सकल्पेटरी और इनकल्पेटरी फैक्ट होता क्या है? कोई भी ऐसा फैक्ट जो फैक्ट इन इशू या किसी भी रेलेवेंट पोजीशन को एक्सप्लेन करे वो एक्सकल्पेटरी, या फिर इंट्रोड्यूस करे तो वो हमारा हो गया इनकल्पेटरी फैक्ट. ये दोनों ही फैक्ट्स रेलेवेंट होते हैं. अब टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड क्या होती है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ प्रोसेस विच इज डन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज नो डायरेक्ट पीस ऑफ एविडेंस अवेलेबल इन अ गिवन मैटर और तब हमें एविडेंस डिड्यूस करना है. कोई इंडिविजुअल पर्सन है, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, मर्डर का केस हुआ है, किसी ने अपनी आंखों से मर्डर का केस होते हुए देखा और उसमें चार कल्प्रिट्स थे. अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन यदि पुलिस अथॉरिटीज को लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के लिए उस अक्यूज्ड का आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, देन द अथॉरिटीज में कंडक्ट द टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. नाउ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड प्रॉपरली कंडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ये प्रूव करने का बर्डन जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है. यदि प्रोसिक्यूशन फेल कर जाएगा ये प्रूव करने के लिए कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड प्रॉपरली प्रोसीजर के साथ एस्टैब्लिश हुआ है, तो ये अक्यूज के फेवर में बात चली जाती है. अब यहाँ पे स्पेसिफिक जजमेंट में उमेश चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की वैलिडिटी को लेकर मेजर क्वेश्चन उठा था कि किस टाइप का एविडेंस होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड. मेजरली देयर आर टू काइंड्स ऑफ एविडेंसेस. एक होता है हमारा सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस. द फर्स्ट वन इज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड द सेकंड इज कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस. ठीक है, कोलैब एविडेंस एंड सब्सटैंटिव एविडेंस, दो ही टाइप के एविडेंसेस होते हैं. सब्सटैंटिव वो होते हैं जो इटसेल्फ में सफिशिएंट होते हैं किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट को कोर्ट ऑफ लॉ में ड्यूरिंग द ट्रायल एस्टैब्लिश करने के लिए. और कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंसेस वो होते हैं जो एडमिसिबल और रेलेवेंट तो होते हैं बट दे रिक्वायर सर्टेन एडिशनल कोलैबोरेशंस फ्रॉम द पार्टीज थ्रू सम अदर काइंड्स ऑफ एविडेंसेस. जनरली ऑल द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस डू रिक्वायर कोलैबोरेशन. जैसे कि आपको मैंने सीआरपीसी की क्लास में समझाया था कि एफआईआर इज अ कोलैबोरेटिव पीस ऑफ evidence. Similarly, in this specific case, the Supreme Court has reiterated that a test identification parade, जिसको हम TIP भी बोलते हैं, ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स है जो ये बात करते हैं कि TIP, दैट इज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, एक रेलेवेंट एविडेंस होता है इन द फॉर्म बिकॉज इट हेल्प्स द अथॉरिटीज टू चेक वेदर दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और नॉट. तो यहाँ पर भी ये बात ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है बाय डिफरेंट जजमेंट्स दैट अ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुली वुड बी अ piece of evidence admissible under section 9 of the Indian Evidence Act as being a exculpatory fact. Now see, in this specific case, Supreme Court has clarified that the test identification parade which is conducted under section 9 is not a substantive piece of evidence, rather it's a collaborative piece of evidence. टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जब भी कंडक्ट होगी तो वो एक कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस रहेगा फॉर द प्रोसिक्यूशन एंड इट विल नॉट अमाउंट टू अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, which simply means that on alone a test identification parade conducted successfully will require collaboration from the other parties for that particular fact to be established before the court.
नाउ इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात बोली थी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट करने के पीछे का मोटिव क्या होता है। इसके पीछे का मोटिव ये है ताकि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को प्राइमा फेसी ये पता चले दैट दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, दैट देयर इन्वेस्टिगेशन इज एक्चुअली मूविंग इन राइट डायरेक्शन। जो इन्वेस्टिगेशन है वो करेक्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है या नहीं कर रही है, सिर्फ ये चेक करने के लिए जनरली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट की जाती है। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को कोलैबोरेशन मिलना सुपर इंपॉर्टेंट है। यही स्पेसिफिक रेशो कोर्ट ने स्पेसिफिक जजमेंट में ले डाउन किया था, राइट। देन मूविंग फर्दर, the next important case is V. Anantha Raju versus T.M. Narasimhan. Again, this is a 3-judge bench judgment. इसमें कोर्ट ने बात की है सेक्शन 91 और 92 की। ये जो सेक्शंस है ना, ये बेस्ट एविडेंस रूल की भी बात करते हैं। They talk about the best evidence rule. Now, what is this best evidence rule? बेस्ट एविडेंस रूल का मतलब हमारे पास अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट हमारे पास दो काइंड्स ऑफ एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं। एक होता है डायरेक्ट एविडेंस, एक होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। Direct oral evidence and documentary evidence, I'm sorry, it's oral evidence and documentary evidence. अब सेक्शन 61 ये बात बोलता है कि ओरल एविडेंस हमारा डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए, वो इनडायरेक्टली नहीं हो सकता क्योंकि वो हियरसे एविडेंस हो जाता है। और जनरली हियरसे एविडेंसेस जो है वो एडमिसिबल नहीं होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस है हमारे पास इंडियन एविडेंस एक्ट में, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो कि हियरसे रूल के एक्सेप्शंस है अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, ऑलराइट। बट देन जनरली जितने हमारे ओरल एविडेंसेस होते हैं वो डायरेक्ट होने चाहिए, तभी वो एडमिसिबल इन कोर्ट होंगे। दूसरा हमारे पास जो एविडेंस होता है, जो काइंड ऑफ एविडेंस हमारे पास होता है, वो हमारे पास होता है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। और सेक्शन 91 और 92 ये बोलता है दैट व्हेनेवर अ पार्टी प्रोड्यूसेस अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दिस इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट एविडेंस अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर मैटर। सो फॉर इंस्टेंस अ केस इज गोइंग ऑन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ इफ आई हैव अ कॉपी इन रिटन, द एग्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, द टर्म्स एंड कंडीशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट आर रिटन, then that written document will have more evidentiary and better evidentiary value as compared to an oral agreement entered between the parties. हो सकता है ओरली उस एग्रीमेंट के बीच में ये डिसाइड किया गया हो कि हम 10% पर एनम पे इंटरेस्ट पे करेंगे, लेकिन वहीं पे एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड है जो ये बोलता है कि यदि इंटरेस्ट पेबल होगा तो वो होगा 20% पर एनम पे। तो कोर्ट किसे प्रेफरेंस देगा? कोर्ट हमेशा बेस्ट एविडेंस रूल के हिसाब से जो सेक्शन 90 और 92 में एम्बोर्डेड है, कोर्ट हमेशा प्रेफरेंस देगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें 20% की बात लिखी हुई है। सो दिस इज द जनरल रूल एम्बोर्डेड अंडर सेक्शन 91 and 92 दैट इफ अ document is produced under section 91, यदि हम in the form of an evidence कोई document produce कर रहे हैं section 91 में, तो section 92 into picture आएगा which states that the document produced under section 91 will be the best evidence available in that particular case, and no oral testimony can be accepted for the purpose of validating a documentary evidence which is made applicable under section 91. Simple terms में बात करूँ तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो कोर्ट ने 91 में एक्सेप्ट कर लिया है एज अ पीस ऑफ एविडेंस, वो हो गया हमारे लिए बेस्ट एविडेंस। और अब उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऑपरेशन के लिए बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 92 हम कोई भी ओरल टेस्टिमनी उसे कॉन्ट्राडिक्ट, वेरी, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के लिए दे नहीं सकते। यदि हम देते भी हैं तब भी डॉक्यूमेंट विल ऑलवेज बी प्रेफर्ड ओवर द प्रोविजन, ओवर द oral testimony or the oral agreement between the two parties. So this has been stated in this specific judgment that a document which has been produced to prove its terms under section 91 and is made applicable, so by applying best evidence rule, जो section 92 है वो into operation आ जाएगा, and that will exclude the oral agreement or the oral testimony available. यदि हमने 91, 92 के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को एक्सेप्ट कर लिया तो ऑटोमेटिकली बाय द ऑपरेशन ऑफ सेक्शन 92 एन ओरल टेस्टिमनी विल बी एक्सक्लूडेड। सो दिस एंटायर रूल इज नोन एज बेस्ट एविडेंस रूल अंडर एविडेंस लॉ। मूविंग फर्दर, द नेक्स्ट केस इज राजेश यादव वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अगेन अ 2-judge bench जजमेंट है, ओके। अब इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बात की है फाइनल रिपोर्ट की। अब ये फाइनल रिपोर्ट क्या है? ये फाइनल रिपोर्ट वो रिपोर्ट है जो हम सेक्शन 173 और सीआरपीसी में कोर्ट में सबमिट करते हैं। हम नहीं, मतलब इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी
अपना इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो रिपोर्ट 173 में मजिस्ट्रेट को सबमिट करती है वो होती है हमारी फाइनल रिपोर्ट। ठीक है, ये हमारी फाइनल रिपोर्ट है। अब यहाँ पे बात हुई है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ द फाइनल रिपोर्ट की। जैसे हमने देखा अभी पिछले केस में कि टेस्ट आइडेंटिफिकेशन रिपोर्ट जो है वो कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस है। फिर अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वैसे ही फाइनल रिपोर्ट जो हमने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी ने कोर्ट में सबमिट किया आफ्टर कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन, ये रिपोर्ट हम 173 में सबमिट करते हैं। अब इस रिपोर्ट के बहुत सारे कंटेंट्स हो सकते हैं, जैसे इस रिपोर्ट में स्टेटमेंट डाले जाते, स्टेटमेंट की कॉपी होगी जो 161 में विटनेसेस ने दिया, अरेस्ट मेमो हो सकता है, एफआईआर की कॉपी हो सकती है, यदि कोई टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कंडक्ट हुई तो उसकी रिपोर्ट हो सकती है। तो जो भी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने कलेक्ट किया, डिस्कवर किया, कुछ भी किया, वो सब बातों का एक समराइज वर्जन होता है फाइनल रिपोर्ट में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सबमिट करता है ड्यूरिंग ट्रायल। नाउ व्हाट इज द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दिस फाइनल रिपोर्ट? द एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ दिस फाइनल रिपोर्ट इज दैट इट इज अ कोलैबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस। कोलैबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम ये एविडेंस यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट यूज दिस पीस ऑफ एविडेंस, दिस इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। हम इसे सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं बोल सकते। ये टेस्टिमनी ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइनल रिपोर्ट विल ओनली बी एडमिसिबल फॉर द पर्पस ऑफ ईदर कोलैबोरेटिंग और कॉन्ट्राडिक्टिंग एनी अदर मटेरियल विटनेसेस। इसी का रीजन है कि हमारा सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी, यदि आपने पढ़ा होगा, 161 में तो स्टेटमेंट्स होते हैं विटनेसेस के, ठीक है, और 162 ऑफ सीआरपीसी बोलता है दैट दीज स्टेटमेंट्स नीड नॉट बी साइंड। क्यों? क्योंकि जो स्टेटमेंट आप पुलिस अथॉरिटी को सबमिट कर रहे हो उसके बिहाफ पे जो फाइनल रिपोर्ट बन रहा है वो फाइनल रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कोलैबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिपोर्ट में यदि कोई इंडिविजुअल अक्यूज डिक्लेयर हो गया तो वो अक्यूज हो जाएगा, नहीं। जब तक वो एविडेंसेस, जब तक वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का रिपोर्ट विल नॉट बी कोलैबोरेटेड और कॉन्ट्राडिक्टेड, टिल देन इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस। In simple terms, final report submitted by the investigating authority cannot become a sole ground of acquisition of the accused. उसके बेसिस पे अकेले आप किसी अक्यूज्ड को, किसी भी इंडिविजुअल को पनिशमेंट नहीं ग्रांट कर सकते। व्हाई? बिकॉज दैट रिपोर्ट हैज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ईदर कोलैबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ द अदर मटेरियल विटनेसेस। इसी की कोलैबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन से यूज करके पार्टीज जो हैं ड्यूरिंग क्रॉस किसी भी पर्सन को हॉस्टाइल विटनेस भी डिक्लेयर करती हैं। Alright, so they may use this report for collaboration or contradiction for the purpose of declaring an accused hostile, but the court cannot admit this particular investigating report or final report submitted under section 173 of CRPC as a substantive piece of evidence and decide the matter. So this has been clarified by the Supreme Court in Rajesh Yadav versus State of UP. Then next, Nandu Singh versus State of Madhya Pradesh. अब अगेन इट्स अ 3 जज बेंच जजमेंट। ऑलराइट, अब इस केस के अंदर बात हुई है दो चीजों की। मोटिव की बात हुई है स्पेशली इन द केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस। पहले जिस केस में डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं वहां पे कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को एडमिट करता है। अभी सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस होते क्या हैं? सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मतलब चेन ऑफ इवेंट्स। जैसे कि लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल हियर। ऑलराइट, जैसे कि ए इज अक्यूज्ड फॉर द ऑफेंस ऑफ 302 आईपीसी, ठीक है, मर्डर के लिए अक्यूज्ड है। अब हमने आईपीसी की क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था मेंस रिया का, ठीक है, जो कि पैरामाउंट होता है हमारी क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए। मेंस रिया मतलब मोटिव। ओके, मोटिव जो है वो सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में भी रेलेवेंट होता है। ये भी हमने देख लिया कि वो रेलेवेंट फैक्ट है। तो ये पूरी कहानी क्या है मोटिव की और सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, इसको हम समझते हैं। ऐसे केसेस जहां पर डायरेक्ट एविडेंसेस कम अवेलेबल होते हैं वहां पे कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कलेक्ट कर सकता है और उसके बेसिस पे अपना डिसीजन दे सकता है। ये गिवन फैक्ट है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। अब सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के जहां पर केस होंगे वहां पर मोटिव एक इंपॉर्टेंट लिंक हो जाएगा टू एस्टैब्लिश द चेन ऑफ इवेंट्स। सिंपल सी बात है, इसको डिकोड करें तो
कोर्ट ने नंदू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में ये बोला कि यदि मोटिव एस्टैब्लिश करने में प्रोसिक्यूशन फेल हो जाता है तो ये बात अक्यूज के फेवर में डिसाइड की जाएगी, क्योंकि अक्यूज का मोटिव डिसाइड नहीं हुआ। और किसी भी क्रिमिनल ऑब्लिगेशन के लिए स्पेशली वहां जहां सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस ही अवेलेबल है, वहां पे अक्यूज का मोटिव एस्टैब्लिश करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ क्रिमिनल लाइबिलिटी। Without the establishment of motive of the accused, criminal liability cannot be incurred on the accused. तो let's understand one example. ए ने कमिट किया है कोई ऑफेंस, दैट इज कमिट किया है मर्डर को ऑफेंस, एंड ही इज अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 302 ऑफ आईपीसी. नाउ देयर इज नो डायरेक्ट एविडेंसेस अवेलेबल, सो देयर वर टू पीपल who gave a eyewitness who were eyewitness for this particular case, and these two eyewitnesses, that is B and C, saw ए ने मर्डर किया है फॉर इंस्टेंस जेड का, ठीक है, जेड का मर्डर हो चुका है और ए ने मर्डर किया है, तो ये अक्यूज्ड है, ठीक है. बी और सी आई विटनेसेस हैं. कैसे आई विटनेसेस हैं? बी ने यहां पर ये क्लेम किया है कि मैंने जेड को ए के साथ लास्ट टाइम देखा था. इसको हम बोलते हैं लास्ट सीन थ्योरी, ठीक है, इसे हम कहते हैं लास्ट सीन थ्योरी. लास्ट सीन थ्योरी भी बहुत रेलेवेंट है नंदू सिंह वाले केस के लिए. तो बी ने ये क्लेम किया कोर्ट में कि मैंने जेड को लास्ट में ए के साथ देखा था. लास्ट सीन थ्योरी ये बोलती है, इट्स थ्योरी ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस व्हिच सिंपली स्टेट्स दैट यदि आपने लास्ट में किसी के साथ देखा है और उसके बाद वो पर्टिकुलर ऑफेंस उसके साथ कमिट हो गया और वो इंडिविजुअल गायब हो गया, तो लास्ट सीन थ्योरी अप्लाई करके हम कोलैबोरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कि ए ने ही जेड का मर्डर किया है यहाँ पे. तो यहीं पे बी, इसी सिमिलरली इन दिस केस ऑल्सो बी ने ये क्लेम किया कि मैंने आखिरी बार जेड को ए के साथ देखा था और एस्टैब्लिश करने की कोशिश की थ्रू सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस द गिल्ट ऑफ ए. ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, लोअर कोर्ट ने इसको कन्विक्ट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ दिस लास्ट सीन टेस्टिमनी गिवन बाय बी. नाउ इन दिस देन एन अपील वाज मेड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बोला कि सिर्फ लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे आप ए को कन्विक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सीन, on the basis of last scene only, you cannot convict A. ठीक है, because wherever there the cases of circumstantial evidence, motive establish करना बहुत important है. If the prosecution fails to establish the motive, जैसे कि इस केस में यदि prosecution that is Z का party fails to establish that yes there was motive at the ends of A, तो यहां पर लाइबिलिटी इनकर नहीं की जा सकती फॉर द पर्टिकुलर ऑफेंस. तो सुप्रीम कोर्ट ने यही क्लैरिफाई करते हुए बोला दैट एब्सेंस ऑफ मोटिव इन अ केस डिपेंडिंग स्पेशली ऑन सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज अ फैक्टर दैट वेज इन द फेवर ऑफ द अक्यूज्ड. यदि प्रोसिक्यूशन प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश नहीं कर पाया वैलिडिटी ऑफ अ सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, तो ये फैक्टर और ये बात जो है ये रेलेवेंट हो जाएगी और ये फेवर करेगी अक्यूज्ड को, और कोर्ट क्रिमिनली लाइबल नहीं बोल सकता है अक्यूज्ड को यदि if the prosecution has failed to establish motive on part of the accused. So technically, in the case of circumstantial evidences, motive plays a very important role to complete the chain of these circumstances. And if the party fails to establish motive at the end of the accused, then the case may not stand in this particular case. क्योंकि circumstantial evidences में already circumstances के through guilt establish किया जाता है. उन circumstances की chain को complete करने के लिए motive का present होना बहुत important है. और ये motive की कहानी तो anyway हम IPC में भी देख चुके हैं कि mens rea कितना important होता है along with actus rea. So this has been held in Nandu Singh versus State of Madhya Pradesh. It is a landmark case and you may get a question from this specific judgment. Okay. Next, Satya Singh versus State of Uttarakhand. अब इसमें भी 2 जजमेंट है, जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी. इसमें बात हुई है सेक्शन 106 की. ठीक है, अब ये 106 क्या होता है पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं. 106 जो है वो सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ का, जो सिंपल सी बात कहता है कि जिस भी इंडिविजुअल के पास नॉलेज है किसी भी स्पेसिफिक फैक्ट का, उसी इंडिविजुअल, जैसे फॉर एग्जांपल ए हैज नॉलेज अबाउट अ सर्टेन फैक्ट, देन इट्स ए who will have burden of proof to establish this fact. ठीक है,
सेक्शन 106 सिंपल सी ये बात करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है जिसके पास स्पेसिफिकली कोई एडिशनल नॉलेज होती है उस गिवन फैक्टर प्रिंसिपल के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में ये बोला है कि सेक्शन 106 का जो पर्पस है वो इसलिए नहीं है कि प्रोसिक्यूशन को रिलीव कर दिया जाए फ्रॉम इट्स ड्यूटी। बर्डन अक्यूज्ड पे तब तक शिफ्ट नहीं होता है जब तक प्रोसिक्यूशन बेसिक फैक्ट्स को एस्टैब्लिश ना कर दे। अब ये क्या प्रिंसिपल है इसको समझते हैं। क्रिमिनल लॉ का एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल है, अनटिल प्रूवन गिल्टी, अनटिल प्रूवन गिल्टी। अक्यूज्ड को हम तब तक क्रिमिनल नहीं बोल सकते जब तक प्रॉपरली फैक्ट्स एस्टैब्लिश ना हो जाए कोर्ट में और एविडेंसेस प्रोड्यूस ना किए जाए। अब सिंपल सी बात है, इस केस के अंदर कोर्ट ने ये बोला कि सेक्शन 106 के ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट का पर्पस बेसिकली ये है कि जब तक प्रोसिक्यूशन बेसिक फैक्ट्स को अलोंग विथ रेलेवेंट एविडेंसेस कोर्ट के सामने नहीं रख देता तब तक ये जो बर्डन है ऑफ प्रूविंग एक्विजिशन ये अक्यूज पे शिफ्ट नहीं होगा। ये जो बर्डन है 106 के अंदर ऑफ हैविंग स्पेशल नॉलेज रिगार्डिंग अ गिवन फैक्ट ये तब तक प्रोसिक्यूशन पे रहेगा जब तक प्रोसिक्यूशन ने बेसिक फैक्ट्स कोर्ट में एस्टैब्लिश नहीं कर दिए। यदि प्रोसिक्यूशन फेल कर जाता है बेसिक फैक्ट्स कोर्ट में एस्टैब्लिश करने के लिए उस केस में ये बर्डन अक्यूज्ड के ऊपर बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं होगा एंड 106 के अंदर द अक्यूज्ड विल नॉट बी डिस्चार्ज, द prosecution will not be discharged from this burden of establishing a given fact within its knowledge। तो पहला और फोरमोस्ट बर्डन जो होता है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है क्रिमिनल लॉ में फैक्ट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, उसे रिबट किया जा सकता है बाय द अक्यूज्ड, बट द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट बर्डन ऑफ प्रूविंग द बेसिक फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस इन द गिवन केस इज ऑन द prosecution। Once the prosecution satisfies the court with the same and gives and produces adequate evidences, then this burden of proof may shift। But the primary burden available under section 106 is on the prosecution and it is not intended to relieve the prosecution from discharging its duty। ये basically duty बनती है prosecution की कि पहले वो guilt establish करे accused का, उसके बाद ये burden gradually shift करता है depending on the facts and circumstances। But initial burden to prove the basic facts is on the prosecution and this has been stated by the court in this landmark judgment। Then Placido Francisco Pinto by Elas versus John Francisco Pinto। Now, this case also talks about section 92। Section 92 again, it's the best evidence rule। ठीक है, section 92 क्या है? बेस्ट एविडेंस रूल है। अब क्या बोलता है सेक्शन 92 यहाँ पर? सेक्शन 91 में दिए हुए हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस। जैसे ही आप कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रूव कर दे एस्टैब्लिश कर देते हो और वो एडमिसिबल हो जाता है तो 92 वहां पे वर्क करने लग जाएगा विच स्टेट्स दैट ओरल टेस्टिमनी is not acceptable। If you have given a documentary proof and court has accepted this documentary evidence, then oral testimony will not be admissible with respect to that documentary evidence। This is section 92। Now in this case court has stated that oral evidence admissible 92 के अंदर तभी होंगे जब आपको ये प्रूफ करना हो कि डॉक्यूमेंट जो है वो एक शैम डीड है। अब ये शैम डीड क्या होता है? ठीक है, जनरल रूल ये बोलता है, बेस्ट एविडेंस रूल 91 में कोई डॉक्यूमेंट आपने प्रोड्यूस किया वो एडमिसिबल हो गया तो अब आप ओरल टेस्टिमनी नहीं दोगे। इसी रूल का एक एक्सेप्शन कोर्ट ने इस पर्टिकुलर केस में एक्सप्लेन करा इन दिस फॉर्म। कोर्ट ने कहा यदि डॉक्यूमेंट शैम डीड है, डॉक्यूमेंट करेक्ट नहीं है, आपको एस्टैब्लिश करना है कि डॉक्यूमेंट के जो कंटेंट्स है, डॉक्यूमेंट जो परपर्ट करना चाह रहा है वो मीन नहीं करता, उसके कंटेंट्स फॉर्ज्ड है या फिर वो नहीं है जो एक्चुअली में रियलिटी में होना चाहिए, तभी आप ओरल एविडेंसेस प्रोड्यूस करोगे और उसको रिबट कर सकते हो। अदरवाइज इन जनरल केसेस रिबटल इज नॉट अलाउड बाय प्रोवाइडिंग ओरल एविडेंसेस टू द डॉक्यूमेंट मेड एडमिसिबल अंडर सेक्शन 91। सिर्फ तभी आप ओरल एविडेंस 92 में दोगे और वो तभी एडमिसिबल होगा व्हेन यू वांट टू एस्टैब्लिश दैट द डॉक्यूमेंट इज नॉट ट्रू। यदि डॉक्यूमेंट सही नहीं है, डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स सही नहीं है और आपको ये बात कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करनी है, आप तभी ओरल एविडेंस दे सकते हो विद रिस्पेक्ट टू अ डॉक्यूमेंट सबमिटेड बिफोर द कोर्ट अंडर सेक्शन 91। अदरवाइज ओरल टेस्टिमनी इज नॉट एट ऑल अलाउड according to section 92 for a document which has been submitted under section 91 and are made applicable। But to this general rule there is one single exception
एज एक्सप्लेन्ड बाय द कोर्ट इन दिस लैंडमार्क जजमेंट ऑल्सो, कि यदि आप ये एस्टैब्लिश कर देते हो कि जो डॉक्यूमेंट है वो शैम डीड है, तभी आपकी उसी पर्पस के लिए आप ओरल टेस्टिमनी दे सकते हो, अदरवाइज आपको ओरल टेस्टिमनी देना यहाँ पे अलाउड नहीं माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट, सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. Now, this case was majorly about the acquisition under section 304B, that is dowry death. ठीक है, अब देखो डावरी डेथ के लिए ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है. एक तो डावरी डेथ का एसेंशियल एलिमेंट ये बोलता है दैट हरासमेंट शुड बी डन सून बिफोर हर डेथ, सून बिफोर हर डेथ. अब ये जो केस है ना, ये पूरा का पूरा इसके इंटरप्रिटेशन को लेकर है. हमें इसमें से एविडेंस वाला पॉइंट जो है वो समझना है. ठीक है, नाउ स्पेसिफिकली सतबीर सिंह वाले केस में कोर्ट ने ये कहा था कि जब भी बात आती है डावरी डेथ के ऑफेंस की, तो इसके साथ जैसे ही डावरी डेथ एस्टैब्लिश कर देता है प्रोसिक्यूशन, वैसे ही कोर्ट को प्रिज्यूम करना पड़ता है प्रिजम्पशन गिवन अंडर 113B. अभी 113B क्या बोलता है? ये बोलता है दैट इफ अ पर्सन इज अक्यूज्ड when there is a question regarding dowry death and the female has been subjected soon before her death with such cruelty or harassment, then the court shall presume. अब देखो यहाँ पे बात हुई है शैल प्रिज्यूम की. शैल प्रिज्यूम मतलब जैसे ही 304 का ऑफेंस एस्टैब्लिश हुआ, वैसे ही 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट इनटू पिक्चर आ जाएगा, और वहां पे कोर्ट को ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा दैट द डेथ हैज बीन, इट इज अ केस ऑफ डावरी डेथ. अब सिंपल सी बात है, शैल प्रिज्यूम है, इसका मतलब कोर्ट को मैंडेटरी प्रिज्यूम तो करना पड़ेगा कि डावरी डेथ के कारण हुआ है, यदि इंग्रेडिएंट्स एस्टैब्लिश हो जाते हैं ऑफ सेक्शन 304B. लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि ये रिवर्टेबल होता है. दैट मीन्स द अक्यूज्ड here can give evidences to revert this given fact, but prima facie कोर्ट को जैसे ही 304B एस्टैब्लिश हो गया और केस एस्टैब्लिश हो गया डावरी डेथ का, और सून बिफोर द डेथ वाला पार्ट भी एस्टैब्लिश हो गया, देन ऑटोमेटिकली सेक्शन 113B ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विल कम इनटू ऑपरेशन. एंड since the word shall is used in this section, since the word shall is used in this particular section, that means it imposes a mandatory duty on the court to presume that the accused has caused this death. ठीक है, shall presume है तो रिबर्टेबल है. एक बार कोर्ट इसे प्रिज्यूम कर लेगा, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो अक्यूज्ड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा. उसके बाद जो बर्डन है वो अक्यूज्ड के ऊपर है उसकी इनोसेंस प्रूफ करने का, क्योंकि एक बार इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 304B एस्टैब्लिश हो गए तो सेक्शन 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑटोमेटिकली इन पिक्चर आएगा, जहां पे कोर्ट इज ड्यूटी बाउंड टू प्रिज्यूम दैट द अक्यूज्ड हैज कमिटेड द ऑफेंस ऑफ डावरी डेथ. नाउ द बर्डन इज शिफ्टेड ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव हिज इनोसेंस. प्राइमरीली 113B का जो प्रिजम्पशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रिजम्पशन है. शैल है इसलिए कोर्ट ड्यूटी बाउंड होता है, डिस्क्रिशन नहीं होता है यहाँ पे कोर्ट का, और ये काफी इंपॉर्टेंट प्रोविजन है. जैसे ही 304B एस्टैब्लिश हुआ, 113B ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ऑटोमेटिकली इनटू पिक्चर आ जाएगा. तो दिस फैक्ट हैज बीन एक्सप्लेन्ड बाय द कोर्ट इन द केस ऑफ सतबीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. ऑल्दो सतबीर सिंह इज ए इंपॉर्टेंट जजमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 304B ऑल्सो, डावरी डेथ के इंग्रेडिएंट्स कोर्ट ने इसमें समझाए थे कि सून बिफोर हर डेथ का मतलब क्या होता है, क्या क्रुएलिटी है, क्या हरासमेंट है. So overall this case is a very important case with pertaining to the provision of IPC as well as the provision of Indian Evidence Act, that is section 113B. तो दोनों ही एस्पेक्ट से ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Alright, so that's it. These were some of the very important judgments available on given by the Supreme Court in the recent year, which have high probability of coming across an exam. I hope you might have understood all of these. If you have any suggestions, do drop them in the chat box. If you want us to cover something else or something more beyond this, please tell us in the chat box. And you can find a free mock for LM entrance examination. The link is in the description box. You can follow us on the social media platforms also, and you can visit the Top Rankers website for further details. All right, thank you so much and all the best.